तो जिस तरह की उम्मीद थी आरबीआई की पॉलिसी से एग्जैक्टली उसी तरह का पॉलिसी आया है। दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट को 5.5% पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बरकरार रखा है। एमपीसी ने ये यूनानिमसली डिसाइड किया है, यानी कि 6 के 6 सदस्य इसी पक्ष में थे कि दरों में कोई बदलाव ना किया जाए। हालांकि अच्छी चीज ये है कि आप देखिए FY26 का जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान है उसको 6.5 से बढ़ाकर कर दिया गया है 6.8%। तो ये एक अच्छी चीज है। हालांकि Q3 ऑनवर्ड्स ग्रोथ में थोड़ी सी अनुमान में कटौती की गई है। Q3 के लिए जो ग्रोथ अनुमान है 6.6 से घटाकर कर दिया गया है 6.4%। Q4 के लिए 6.3 से घटाकर कर दिया गया है 6.2%। और एक अच्छी चीज ये है कि आरबीआई ने जो रिटेल इन्फ्लेशन का जो अनुमान है उसमें भी कटौती की है। FY26 के लिए 3.1 से अनुमान को घटाकर कर दिया है 2.6%। और आगे के लिए भी अनुमानों में अगले कुछ क्वार्टर्स की Q2, Q3, Q4 में भी हमने देखा कि इन्फ्लेशन के अनुमान में कटौती की गई है। तो ये कुछ चीजें हैं और जो स्टांस है पॉलिसी का उसको न्यूट्रल रखा गया है। तो बाजार हम देख रहे हैं कि पॉलिसी के बाद थोड़ा सा उत्साह जरूर दिखा रहा है, क्योंकि निफ्टी की जो तेजी है वो है करीब 75 अंकों के आसपास की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 308 अंक ऊपर आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा। 12 में से निफ्टी बैंक के इस वक्त हम देख रहे हैं कि हालांकि जो गिरने वाले शेयरों की जो संख्या है ना वो ज्यादा आपको दिखाई देगी। सपोर्ट कहां से? सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये 3 बैंक सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज सरकारी बैंकों में थोड़ी कमजोरी का माहौल निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझते हैं कि इस पॉलिसी के की टेकअवेज क्या हैं और आगे के लिए दिशा क्या दिख रही है आरबीआई की तरफ से। मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ हैं, साथ ही सिटी यूनियन बैंक के एन कामकोड़ी हमारे साथ हैं। मिस्टर कामकोड़ी, बहुत शुक्रिया आपका। सुनील सर, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। कामकोड़ी जी, आपसे शुरुआत करेंगे। सर, उम्मीद तो ये थी कि कोई रेट कट इस पॉलिसी में नहीं आएगा, आरबीआई थोड़ा सा और इंतजार करेगा कि टैरिफ वगैरह को लेकर, ट्रेड को लेकर अनिश्चितताएं क्या होती हैं और कैसे आंकड़े आते हैं। पॉलिसी को आपने कैसे देखा, कैसे समझा और आपका फर्स्ट कमेंट क्या है इस पर? वो पहले चीज है लाइक से वो अनएक्सपेक्टेड लाइन्स, वो इंटरेस्ट रेट ये बार कम नहीं किया था। बट दूसरा ये चीज अभी समझ रहा है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले कम से कम पहले हम सोच रहा था वो 25 बेसिस पॉइंट तक वो नीचे आएगा करके। बट वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन और सब देखने के लिए लाइक वो हो रहा है लाइक वो अनदर 25 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा होकर वो 50 बेसिस पॉइंट तक इंटरेस्ट रेट रिडक्शन ये फाइनेंशियल ईयर के पहले होगा करके हमारा उम्मीद है अभी। कामकोड़ी जी का पहला रिएक्शन, लेकिन और भी हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं इस चर्चा में। कोटक महिंद्रा एएमसी के दीपक अग्रवाल हमारे साथ हैं, एनारॉक ग्रुप के आशीम चौधरी हैं, इनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम भी है, मार्केट एक्सपर्ट। सुनील सर, बाजार के लिहाज से एक पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे कि थोड़ा सा आरबीआई ना वेट एंड वॉच करेगा और ये भी देखेगा कि ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान को बढ़ाना, इन्फ्लेशन के अनुमान को कम करना, ये तो बाजार के लिए पॉजिटिव है। आपको लगता है कि बाजार भले ही एक्चुअल पॉलिसी अनाउंसमेंट में कोई चेंज ना आया हो, लेकिन इस चीज को पॉजिटिवली लेगा आगे? सुनील सर, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, शायद आवाज नहीं आ रही है, लेकिन चलेंगे दीपक जी के पास। दीपक अग्रवाल हैं कोटक महिंद्रा एएमसी से। दीपक सर, पॉलिसी में न्यूट्रल जो रुख है उसको बरकरार रखा गया है और ये कहा गया है कि जो रूरल डिमांड है वो भी पिकअप करेगा, क्योंकि मॉनसून अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा बताया है आरबीआई गवर्नर ने। आपको क्या लगता है, क्या सेंस मिल रहा है? इस बार तो दरें नहीं घटी, क्या अगली पॉलिसी में आपको लग रहा है कि आरबीआई गवर्नर के पास फिर से गुंजाइश होगी? क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह की ट्रजेक्टरी अगर नीचे रहती है तो शायद एक उम्मीद बंध जाए अगली पॉलिसी में। ये पॉलिसी आउटकम एक्चुअली मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था, जहां पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था आरबीआई को एक डविश पॉज देने के लिए। आरबीआई ने डविश पॉज कैसे इंडिकेट किया है, तो एक तो जन टू मार्च इन्फ्लेशन आपकी 4% कर दी और नेक्स्ट ईयर की भी जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है 490 से उसको 4.5% किया।
तो एक जगह आरबीआई ने अप्रैल टू जून इन्फ्लेशन को ड्रॉप किया है और दूसरी जगह ग्रोथ को भी Q1 FY27 ग्रोथ को भी डाउनवर्ड रिवाइज किया है 640 से 620 की तरफ। सो अगर यहाँ से लेकर दिसंबर महीने तक टैरिफ कंटिन्यू रहते हैं, आरबीआई को और थोड़ी क्लैरिटी आएगी ग्रोथ साइड पे क्या हो रहा है। हमारे हिसाब से एक 25 बेसिस पॉइंट रेट कट है ना, वो आरबीआई के ऊपर है कि वो दिसंबर पॉलिसी में करते हैं कि फरवरी में करते हैं। एक है कि उन्होंने ये बोला है कि ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक स्कोप फॉर मॉनेटरी ईजिंग ओपन अप करती है। तो हम तो अभी फिलहाल कटिंग साइकिल में ही है। मार्केट के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि क्या साइकिल खत्म हो गई है और क्या आरबीआई अगले लेट से 6 महीने 8 महीने के बाद हाइकिंग शुरू करेगा। तो आई थिंक वो काफी देर है उस चीज के लिए। अगले 6 महीने तक तो एक रेट कट की पॉसिबिलिटी है और उसके बाद करीब 12 से 18 महीना हम एक लॉन्ग पॉज पे रहेंगे। तो ये बेसिकली मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत ही है। बिल्कुल, मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत है और जिस तरह से एक्सपेक्टेड था उसी तरह से क्रेडिट पॉलिसी के अनाउंसमेंट्स, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं और सभी के सभी 6 एमपीसी सदस्यों ने दरों में बदलाव नहीं करने के पक्ष में वोटिंग की और उसके बाद ये क्रेडिट पॉलिसी हमारे सामने। दीपक अग्रवाल कोटक महिंद्रा एएमसी से हमारे साथ बने हुए हैं, उनको आप अभी सुन रहे थे। वहीं आशीम चौधरी एनरॉक ग्रुप से हमारे साथ हैं, साथ ही एन कामाकोड़ी जी भी सिटी यूनियन बैंक से और रजनी ठाकुर एल&टी फाइनेंस से हमारे साथ बनी हुई हैं और सुनील सुब्रमण्यम सर भी अब हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। रजनी, हेलो, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपसे जानना चाहेंगे आपके फर्स्ट टेक्स आफ्टर द पॉलिसी अनाउंसमेंट। एज एक्सपेक्टेड ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, इकोनॉमी की तर्ज पर और स्टांस को जिस तरह से रखा गया है, क्या राय देंगी, कैसे देख रही हैं आप इस पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी को? तो हमारे पर्सपेक्टिव से 2 स्टेप है। एक है पॉलिसी रेट एक्शन का, जहाँ पे ब्याज दरों में कोई कटाव नहीं है, फिर भी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस ऊपर बढ़ाए हैं, इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस नीचे करे, विच मीन्स आरबीआई इज वेरी क्लियर कि हमारे पास पॉलिसी स्पेस है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वी विल गो फॉर कट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बट अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारे जो पिछले बहुत फिस्कल एंड मॉनेटरी मेजर्स हैं उनके इम्पैक्ट कैसे आते हैं इकोनॉमी में और उस हिसाब से हम रेट एक्शन लेंगे। द सेकेंड पार्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज के पॉलिसी अनाउंसमेंट्स में, वेयर ऑल द एक्स्ट्रा मेजर्स जो गवर्नर ने अनाउंस करे, पर्टिकुलरली कैपिटल लेंडिंग, customer projections that they have given in terms of support for customer services। फिर उन्होंने ये भी एक्सपेंड किया, ईसीएल के डेट आगे बढ़ा दिए हैं। सो नाउ इट्स अप्रैल 2027। सो बैंक्स और बाकी सारे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के पास ज्यादा कैपिटल फ्री है टू लेंड इन द मार्केट। तो ओवरऑल जिसको सॉफ्ट ईजिंग कहते हैं कि वी आर स्टिल, दीपक जी कह रहे थे कि हम अभी भी ईजिंग साइकिल में है और उन्होंने बहुत सारे सॉफ्ट मेजर्स लिए हैं टू फर्दर ईज और टू फर्दर मेक क्रेडिट अवेलेबल इन द सिस्टम। सो फॉर एवरीथिंग उन्होंने प्रिटी मच मॉनेटरी ईजिंग करा है। और जो दूसरी बहुत बड़ी बात गवर्नर ने करी, वो अभी भी ग्रोथ एस्पिरेशंस वाले टारगेट पे मूव कर रहे हैं। तो उनके बहुत सारे स्टेप्स एंड अनाउंसमेंट्स उस बात पे अलाइन थे कि मॉनेटरी, फिस्कल, रेगुलेटरी, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमी के एक साथ काम करेंगे फॉर आवर विकसित भारत ड्रीम और हम उस हिसाब से अपने सारे पॉलिसीज मूव करेंगे। तो वाइल हम अवेयर है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज है ग्लोबल, पर्टिकुलरली ग्लोबल वाले एस्पेक्ट से, बट उसको ध्यान रखते हुए हमारा नजर, हमारा डेस्टिनेशन अपने लॉन्ग टर्म विकसित भारत एम पे फिक्स्ड है। तो बहुत ही बैलेंस्ड पॉलिसी स्टेटमेंट था आज का, बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को बैलेंस करते हुए। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और विकसित भारत का सपना और इस सपने को पूरा करने का कवायद में लगातार सरकार और साथ साथ अब क्रेडिट पॉलिसी के टेक्स भी इसी तरह के स्टांस और इसी तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप करते हुए हमारे साथ आशीम चौधरी एनरॉक ग्रुप के भी जुड़ गए हैं। आशीम, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपके भी फर्स्ट टेक्स ऑन द क्रेडिट पॉलिसी हम जानना चाहेंगे और ग्रोथ और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को लेकर जिस तरह की कमेंट्री आरबीआई गवर्नर की तरफ से आती हुई दिखी, व्हाट डज दिस सजेस्ट अकॉर्डिंग टू यू? क्या आरबीआई की टॉलरेंस फॉर रिस्क एंड रूम फॉर रेट एक्शन आगे बढ़कर गोइंग फॉरवर्ड और ज्यादा स्ट्रांग होते नजर आएंगे? गुड मॉर्निंग, थैंक यू मुझे आपके पैनल में शामिल करने के लिए। ये गवर्नर मल्होत्रा ने जो
अनाउंसमेंट किया ये पॉलिसी स्टेबल रखने का, तो नोट अनचेंज रखने का, ये मोरलेस ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस था। एक्सपेक्टेड लाइंस इसलिए था क्योंकि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, और अभी हाल ही में हमने जीएसटी 2.0 देखा है जिसमें रैशनलाइजेशन हुआ है। तो हमारे रियल एस्टेट में अभी हम देख रहे हैं कि हालांकि हमारे रियल एस्टेट रेजिडेंशियल सेल्स थोड़े से कम हुए हैं, पर ये जो स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी या स्टेबल इंटरेस्ट रेट जो है हमारे होम बायर्स के ऊपर कोई ना बेनिफिट, उनके ईएमआई पे आउट पे वो अनचेंज रहेंगे। हाँ, आगे चल के ये रेट्स हमारे जो अदर पैनलिस्ट हैं उनके भी जो ये है, उनके भी जो विजन है कि आगे चल के देयर इज रूम, काफी पॉसिबिलिटी है ये रेट कट होने, फर्दर कट होने के और फर्दर सॉफ्टनिंग होने के। और इसके साथ भी हमारे गवर्नर ने जो आज अनाउंस किया, जो लॉन्ग टर्म विजन है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इम्पैक्ट करेंगे, उससे भी हमारे होम बायर्स और रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफी इम्पैक्ट होने वाला है। जी ठीक है, ये व्यू है। मिस्टर कामकोडी, आपके पास आएंगे। पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगी आपकी कि आपका जो आउटफिट है बड़ा ही ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हमारे 18 स्वदेश की थीम से मैच करता हुआ, कि आप अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को प्रमोट भी कर रहे हैं आप साथ साथ में। और क्या ये विजयादशमी के लिए आपने ये आउटफिट ये लिया है सर, या फिर आप ये ऐसे पहनते रहते हैं? और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आरबीआई ने रेट कट इस बार, जी जी सी आज सर प्लीज कंटिन्यू। या नवरात्रि में सरस्वती पूजा है एंड आज छुट्टी भी है। अच्छा, ठीक है, नहीं अच्छा है सर, वी शुड ऑल प्रमोट दिस। इस तरह की चीजें, हमारी जो भारतीयता है उसकी झलक होनी चाहिए हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी, और मैं सबसे गुजारिश भी करूंगा कि इस तरह की चीजों को हम प्रमोट करें आगे भी। मिस्टर कामकोडी, आज आरबीआई ने जो दरों में कटौती नहीं की, हालांकि गुंजाइश थी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले जो 1% का जो कट किया गया है, आरबीआई देख लेना चाहता है कि कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, कितना स्विफ्टली ये ट्रांसमिशन हो रहा है बैंकों की तरफ से। आप जरा अपनी सिचुएशन बताइए सर, अपने बैंक की। 1% में से कितना आप लोगों ने पास ऑन कर दिया है ग्राहकों के लिए, कितना ट्रांसमिट कर दिया है? आज वो पॉलिसी में स्पष्ट किया है, वो 1% से वो ट्रांसमिशन अभी तक 58 बेसिस पॉइंट तक वो लेंडिंग रेट में हुआ है। एंड इसमें ऐसा ही है, लाइक से वो वेटेड एवरेज बेसिस में है, वो आपको लाइक से फिक्स्ड रेट भी है, वो सब देकर लाइक, एंड वो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एंड नया लेंडिंग वो बाय एंड लार्ज लाइक से इक्वल हुआ करके इंडस्ट्री लेवल के लिए एक डाटा आ चुका है। एंड हमारा बैंक में भी लाइक से और रेट नंबर्स के आसपास ही है। सो और जब आज लाइक से पॉलिसी में बताया, वो और अनदर लाइक से 30-40 बेसिस पॉइंट का ट्रांसमिशन बाकी है, वो उसे वजह से ही वो रीजन फॉर पास यही बोल चुका है, वो पहला रेट एक्शन जो लिया है वो अभी तक 100% ट्रांसमिशन लाइक से वो होने का थोड़ा बाकी भी है। सो उसे वजह से वो लाइक से वो मेरे लाइक से एक्सपीरियंस में कितना तक अभी तक हुआ है, वो जल्दी वो फास्ट ही है। सो कम से कम लाइक से वो लैग इफेक्ट 2-3 क्वार्टर के होगा, बट अभी वो ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स में लाइक से 58 बेसिस पॉइंट तक ट्रांसमिशन हो चुका है। एंड दी डिपॉजिट रेट में ज्यादा हुआ है करके वो भी डाटा अभी तक लाइक से वो भी पॉलिसी में है। सो वो लाइक जो प्रोग्रेस कितना तक हुआ है वो अच्छी तरफ हो रहा है। एंड आई थिंक वो बिफोर नेक्स्ट रेट कट वो हम एक्सपेक्ट कर रहा है, वो 50 बेसिस पॉइंट बिफोर द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर वो ट्रांसमिशन लाइक से मेरे वजह से वो खत्म हो पाएगा। जी ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है कि आरबीआई थोड़ा सा इंतजार कर रहा है कि ट्रांसमिशन साइकिल पूरी हो जाए, और उसके बाद कंडीशंस को देखकर, इकोनॉमी के बाकी इंडिकेटर्स को देखकर कोई रेट कट का आगे फर्दर फैसला लिया जाए।
सुनील सर, एक बार आपसे बाजार पर व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि बाजार हम देख रहे हैं कि पॉलिसी डिसीजन, खैर आज डिसीजन तो क्या मतलब बाकी चीजें हुई हैं, रेट तो एज इट इज रखे गए हैं, लेकिन प्राइवेट बैंकिंग में थोड़ा उत्साह हम देख रहे हैं। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये 3-4-5 बैंक हैं जहां पर तेजी है, और उसके चलते ही करीब 300 के ऊपर हम निफ्टी बैंक को देख रहे हैं। हालांकि पॉलिसी से पहले हमने देखा कि बैंकिंग भी थोड़े से हल्के से नरम थे, रियल एस्टेट में हम कमजोरी देख रहे थे, अगर हम रेट सेंसिटिव स्टॉक्स की बात करें तो ऑटो वगैरह में थोड़ी बहुत बाइंग हो रही थी। आप यहां से क्या कैसे देख रहे हैं बाजार में सिचुएशंस को चेंज होते हुए, और बैंकिंग में पीएसयू वर्सेस प्राइवेट, ये भी एक डिबेट हाल फिलहाल चल रही है। आपका पसंदीदा खेमा कौन सा है? कि देखिए, आज की पॉलिसी में मेरे लिए प्राइवेट बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव थी, 2-3 चीज के कारण। एक, जो डिपॉजिट के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम को बैंक की क्रेडिट क्वालिटी यानी रिस्क स्टैंडर्ड्स ऑफ द बैंक के बेसिस पर फिक्स करे हैं, तो माने कि अच्छी क्वालिटी बैंक्स को रिस्क प्रीमियम कम होगी डिपॉजिट के लिए, तो एक सीधा उनका बॉटम लाइन में ये फेवर में है। दूसरी बात है कि एक बहुत बड़ी मांग थी बैंक्स की कि हमें एक्विजिशन के लिए, फाइनेंसिंग के लिए आप परमिशन दीजिए, और वो उन्होंने अभी दे दिया है। तो इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, बिकॉज नहीं तो ये प्योरली कैपिटल मार्केट बेस्ड ब्रिज लोन्स उस तरह की फाइनेंसिंग में चली जाती थी, और बैंक्स को एक बहुत अच्छा मौका जो था पहले, ये हाई लेंडिंग, हाई रेट्स में लेंड कर सकते हैं एक्विजिशन के लिए, तो वो एक प्राइवेट सेक्टर नेचुरली इसमें आगे रहेगी इन टर्म्स ऑफ क्विक एक्शन एंड लेंडिंग। वो तीसरी है कि लेंडिंग अगेंस्ट शेयर्स में उन्होंने लिमिट को बढ़ा दिया, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज प्राइवेट बैंक्स इन चीजों पे कंफर्टेबल है और लेंड करेंगे। और चौथी बात यहां पर है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है इन टर्म्स ऑफ द लेंडिंग फ्रेमवर्क, तो सीआरआर कट के बेनिफिट की पास ऑन अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 58 बेसिस पॉइंट से ऊपर जाएगी, तो नेचुरली एक लेंडिंग की ग्रोथ अच्छी एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये बैंक्स के लिए, प्राइवेट बैंक्स के लिए बहुत अच्छी है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए भी अच्छी होनी चाहिए, मगर मैं देख रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में फेस्टिवल सीजन की जो डिमांड है वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक और एनबीएफसी फुलफिल करेंगी, इसलिए एक शॉर्टर टर्म में वहां पे ज्यादा सेफ्टी है। मगर एक मीडियम टर्म आउटलुक ले लें तो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए भी अच्छी चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइवेट कैपेक्स को, एमएसएमई एसएमई सेगमेंट को पब्लिक सेक्टर बैंक ही फिनेंस कर सकते हैं, उनमें ही वो ताकत है और एक्सपीरियंस है। तो मेरे लिए एक शॉर्ट टर्म व्यू होता है प्राइवेट और एनबीएफसी में, और मीडियम टर्म व्यू में बनता है पीएसयू बैंक्स की खरीदारी। एंड अगला सवाल मेरा दीपक अग्रवाल जी से होगा। दीपक जी, वैसे फेस्टिव सीजन से ठीक पहले क्रेडिट ग्रोथ अपीयर्स टू बी पिकिंग अप, कितने कॉन्फिडेंट कैन वन बी कि बैंक्स जो हैं इसे पुश करेंगी इनटू एक्चुअल डिसबर्समेंट, ना कि जस्ट इंक्रीमेंटल क्रेडिट अप्रूवल्स अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, सी बेसिकली गवर्नमेंट ने जीएसटी कट के बाद हमने देखा है कि क्रेडिट कार्ड में भी काफी यूसेज है, क्रेडिट कार्ड यूसेज बढ़ी है, एंड बैंक्स भी कंज्यूमर रिटेल क्रेडिट एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, बैंक्स के पास सरप्लस लिक्विडिटी है, बैंक्स आर आल्सो कीन टू पुश क्रेडिट इनटू द मार्केट, एंड बैंक्स विल आल्सो डू देयर बिट टू सपोर्ट ग्रोथ। सो गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है। मेरे हिसाब से बैंक्स भी कीन है क्रेडिट डिसबर्स करने के लिए, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है। एंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर लगातार फोकस भी है, और सरकारी बैंक का खेमा, इस पर लगातार हम नजर रख भी रहे हैं, और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से आप देख भी पाएंगे किस तरह से पीएसयू बैंक स्पेस जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ। बट रजनी जी, गिवन दीज चेंजेस, कौन से सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू यू आर बेस्ट पोजिशन इन ऑर्डर टू बेनिफिट फास्टेस्ट फ्रॉम द इम्प्रूव्ड क्रेडिट एनवायरनमेंट? So credit at this point of time is largely on the retail side. In fact, industrial credit हमने slow होते हुए देखा है. So in terms of, to answer your question कि कौन सा segment is best poised, anything that is consumption facing is best poised to benefit from this loose credit environment. And I use this loose in terms of easy credit environment. RBI wants to make it more comfortable for lenders and borrowers. The lenders, as Deepak ji abhi ne बताया कि lenders are very keen कि हम और credit push कर सके. Consumption uptake, especially after
GST हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ऑफ लेट ऑटो एंड मेनी अदर कंजम्पशन सेक्टर्स आर रिपोर्टिंग वेरी हाई पिकअप. To consumers are keen, so anything that is facing the consumption part of the economy is best poised to answer your question. ठीक है, एक और एक्सपर्ट हमारे साथ बाजार के शामिल हो रहे हैं, गोल्डी लॉक्स रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह. गौतम भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए. पहले भी आपसे हमारी जब बातचीत हुई थी तो आप बैंक्स को लेकर, NBFCs को लेकर काफ़ी बुलिश थे. अब ये पॉलिसी डिसीजन आ गया है, हालांकि रेट कट नहीं किया गया है, लगातार 2 पॉलिसी से स्टेटस को है. तो हाउसिंग फाइनेंस में और रियल एस्टेट में क्या होगा व्यू, क्योंकि हमने हाल फिलहाल देखा है कि रियल एस्टेट शेयरों में गिरावट आई है. क्या आपको लगता है कि इसमें स्थिरता आएगी और बाइंग के मौके बनेंगे इस लेवल पर अब? देखिए, हाउसिंग फाइनेंस और रियल एस्टेट इज अ प्रॉक्सी टू द इकोनॉमी, और अभी भी थोड़ी बहुत क्वेश्चंस है कि इकोनॉमी में अपटेक आएगा कि नहीं आएगा. उसके कारण हम लोग ने देखा कि ये 2 सेक्टर्स ज्यादा परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं. बट जिस तरह की हमने अभी करेक्शन देखी है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और रियल एस्टेट कंपनीज में, मेरा मानना है कि सब अच्छे लेवल्स पे है. तो अगर आप इंडिया स्टोरी को अगले 12 से 18 महीना प्ले करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस को डेफिनेटली इस लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं. बट अगर आपका ट्रेडिंग नजरिया है, अगर आप कुछ हफ्तों के लिए देख रहे हैं, तो ये सेक्टर्स में अभी मोमेंटम है नहीं. बट मेरे हिसाब से बन जाएंगे क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं. अगर आप टॉप कंपनीज को देखें, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय, ब्रिगेड, आई थिंक सब अच्छे लेवल्स पे है. अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, बट आई थिंक एज अ लॉन्ग टर्म बास्केट आई थिंक ये सेक्टर में डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हैं. ठीक है गौतम जी, बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए. चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, समय की थोड़ी बाध्यता है, लेकिन दीपक अग्रवाल जी, सुनील सुब्रमण्यम जी, आशिम चौधरी जी, मिस्टर कामकोड़ी और रजनी ठाकुर जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और इस पोस्ट पॉलिसी खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज़ हमसे शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और